नया दिन, नई खबर, बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी घमासान की। इस घमासान को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने कवायद तेज कर दी है और यही वजह है कि राज्य के प्रभारी अजय माकन जयपुर में आज भी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। अजय माकन आज 20 जिलों के करीब 55 विधायकों से चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विधायकों से यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एक दिन पहले भी अजय माकन ने जयपुर में कई कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की थी। खबर है कि विधायकों से मुलाकात के दौरान मंत्रियों के कामकाज के बारे में भी चर्चा की गई। रघु शर्मा जी, आप बताएं कि ये जो 2 दिन का मंथन चल रहा है, क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं उनके सुझावों के आधार पर हमारी आला कमान फीडबैक ले रही है, तो कुछ न कुछ कांग्रेस की मजबूती के लिए होगा। कई विधायकों ने मंत्रियों को लेकर, प्रभारी मंत्रियों को लेकर, कुछ काम को लेकर शिकायतें की है। मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। जो अखबारों में छपा है मैं समझता हूँ निराधार है। कोई शिकायत किस तरह की किसी के खिलाफ हुई नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। आप अजय माकन से भी मिलकर आए, आपको लेकर उन्होंने कहा आपके कामकाज को लेकर किसी विधायक का फीडबैक? मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें बेसिर पैर की है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सच्चाई से। हमसे जो उनकी बात हुई है वो संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से हुई है। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, आपने पूछा मंथन से क्या निकलेगा, वो कह रहे हैं अमृत निकलेगा, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से तो सिर्फ जहर उगला जा रहा है। देखिए माकन, अभी भी जहर ही उगला जा रहा है। अभी जो अजय माकन जो क्लास ले रहे हैं, अब काफ़ी रोचक बातें हो रही है। कई सारे ऐसे जो सोचा नहीं वो भी हो रहा है। सचिन पायलट खेमे के लोग, उनसे उम्मीद की जा रही है कि सचिन अशोक गहलोत सरकार की परफॉर्मेंस पे की आलोचना करेंगे, मंत्रियों की आलोचना करेंगे, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ अशोक गहलोत खेमे के जो मंत्री हैं उनकी सचिन पायलट खेमे के लोग तारीफ कर रहे हैं और गहलोत खेमे के लोग सचिन पायलट की कई जगह तारीफ कर रहे हैं। अभी एक विधायक से बात हुई हमारी, प्रशांत बेरवा, जो अशोक गहलोत गुट के माने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के सीनियर नेताओं को जो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी है, उनको मार्गदर्शक बनाना देना चाहिए, एक मार्गदर्शक मंडल बना देना चाहिए और युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। और सचिन पायलट यूथ है तो उनकी ज़रूरत है और मंत्रिमंडल में भी पुराने हैं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रिव्यू करके हटाकर युवाओं को भागीदारी दी जाए। काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो अजय माकन जिस तरीके से सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कसरत तो चल ही रही है, कई सारी कसरत हो रही है। और कई विधायक जिनको अशोक गहलोत उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसके बावजूद उनके कई मंत्रियों पर जमकर निशाने साधे गए। जो सीनियर मंत्री हैं उनको निशाने पर लिया गया, सरकार की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए गए। अब पूरा, क्योंकि 2 दिन हो गया, कल 66 विधायकों को सुना, आज 53 विधायक हैं उनको सुना, 119 टोटल विधायक है और उनकी सुनवाई हो रही है। शाम तक सुनवाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद में ये जो रिपोर्ट है माकन लेकर जाएंगे दिल्ली, सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगर जो शिकायतें जितनी ज़्यादा है तो ऐसा नहीं हो कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो, यानी कि डिसॉल्व कर दिया जाए और नया मंत्रिमंडल बने। जो सचिन पायलट चाहते थे वो लगभग ज़्यादातर चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके के जो सवाल उन्होंने उठाए वही सवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाकी विधायक, जो गहलोत कोटे के विधायक हैं, वो भी उठा रहे हैं। तो पूरा लबोलबाब ये है कि पूरी जो ये कसरत चल रही है उसके बाद में अशोक गहलोत की मुश्किलें और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन भवानी, एक बात बताइए, बीच में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत ने स्थिति को संभाल लिया है, सचिन पायलट का पलड़ा जो है वो हल्का होता लग रहा है, अशोक गहलोत का पलड़ा भारी होता लग रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन जैसे जैसे अजय माकन इन विधायकों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो बीजेपी ने कर्नाटक में करके दिखाया वही अब कांग्रेस राजस्थान में करने की कोशिश करेगी? भवानी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भवानी हमारे साथ लाइव हैं, ऑडियो कनेक्शन अभी फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उसी
उससे पहले कि हम वापस भवानी की ओर रुख करें, वहीं सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान सभी विधायकों के साथ सवाल पूछे जा रहे हैं, 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। खबर यह भी है कि कुछ विधायकों ने अजय माकन से मंत्रियों के कामकाज और उनकी कार्यशैली को लेकर शिकायतें भी की है। अपने दौरे के दौरान अजय माकन 119 विधायकों से बैठक करने वाले हैं, उनके साथ उनसे फीडबैक लेने वाले हैं, जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को सौंपेंगे। उसके बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और संगठन में नियुक्तियां की जाएंगी। क्या ये पूरी तरह से कंप्लीट ओवरहॉल होगा या कर्नाटका मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करेगी, या फिर जैसे पंजाब में किया गया है कि अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू को अकोमोडेट किया गया है, वैसी कोई परिस्थिति बनेगी। चलिए भवानी सिंह से जुड़ते हैं। भवानी, बताइए कि वहां कर्नाटका मॉडल को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे बीजेपी ने एकदम आराम से कर दिया इसको पूरा चेंज करा दिया, वैसे ही क्या राजस्थान में पॉसिबल है, या जैसे कांग्रेस बनाम पंजाब में कैप्टन अमरिंदर बनाम नवजोत सिंह सिद्धू जैसे अभी एक परिस्थिति है कि दोनों नैया तो चला रहे हैं लेकिन कोई एक आगे बढ़ा रहा है, दूसरा पीछे चला रहा है, तो इसमें ऐसी परिस्थिति आ जाएगी राजस्थान में? देखिए आनंद, कर्नाटक मॉडल राजस्थान में लागू करना अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत काफ़ी मजबूत है, और दूसरा ये है कि राजस्थान में 2.5 साल चुनाव में और बीजेपी और कांग्रेस में भी फर्क है। ये बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार कैसे चलती है, कांग्रेस की हाईकमान की कितनी ताकत है, ये सब जानते हैं। ये बीजेपी का हाईकमान नहीं है, तो इतना संभव नहीं किया है। लेकिन यहाँ जो हो सकता है, जो संभावनाएं नजर आ रही है कि हाँ, पंजाब में जैसा हुआ वहाँ वैसा कुछ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर हो सकता हो कि अभी सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए, लेकिन ये जरूर अब लगभग तय माना जा रहा है कि उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, और यहाँ पर उनका कद है वापस उसी तरीके से अशोक गहलोत के बराबर करने की कोशिश की जा रही है। अब जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें सचिन पायलट के लोग दिखेंगे, अब जो संगठन के अंदर अपॉइंटमेंट होंगे उसमें सचिन पायलट के लोग दिखेंगे, और जमीन पर नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम सचिन पायलट अशोक गहलोत के पैरेलल नजर आएंगे, जो अभी तक नहीं थे। और ये आप देखिए कि अभी इलेक्शन में बड़ा लंबा वक्त है राजस्थान, उससे पहले कोशिश हो रही है। हाँ, जो पंजाब में जो पूरा हुआ, सिद्धू को कमान दी, आप यहाँ पर भी हो सकता हो कि 1 साल बाद में सेम वही स्थिति हो कि सचिन पायलट को हो सकता हो कि ये भूमिका दे दी जाए, और शायद ये मैसेज अशोक गहलोत को दे दिया जाए कि जब अगला जो चुनाव लड़ा जाए वो सचिन पायलट की अगुवाई में लड़ा जाए। ये उसकी तैयारी दिख रही है पूरी इस कसरत जी। पर तो फिर उसके लिए फिर देर की बात क्यों, काल करे तो आज कर, क्योंकि 5 साल जब 2014 में पूरी तरह से पिट गई थी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, तो 5 साल मेहनत मशक्कत करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहकर सचिन पायलट ने ही ग्राउंड पर काम किया था, क्योंकि अशोक गहलोत जी तो वहां सेंटर पे थे, राहुल गांधी के साथ लोकसभा 2019 की रणनीति तैयार कर रहे थे। तो काम जो प्रदेश में किया वो तो सचिन पायलट ने किया। तो फर्क यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट का ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू तो पैराड्रॉप किए गए और पिछले 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, अब जाकर उनको कमान दी गई है। लेकिन ये तो वो लोग, सचिन पायलट तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल से, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, यूनिवर्सिटी लेवल के चुनाव हो, हर लेवल पर सचिन पायलट ने काम किया था, फिर उनको फिर नजरअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से वो उखड़ गए थे। तो अब की बार 1 साल तक रुकने की क्या जरूरत है? क्यों ये फैसला सीधा क्यों नहीं लिया जा रहा है कि अशोक गहलोत जी को कहा जा रहा है कि अब आप स्वतः ही वॉलंटरली कमान सौंप दीजिए सचिन पायलट को, आप मार्गदर्शक बन जाइए? देखिए आनंद, ये सवाल इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि कर्नाटक राजस्थान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान की वो ताकत नहीं है जो बीजेपी हाईकमान की ताकत है। कांग्रेस हाईकमान तो खुद साबित करने में लगी हुई है कि उनकी भी ताकत है। ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा पंजाब के बाद राजस्थान में ये साबित करने की कोशिश कर रहा कांग्रेस हाईकमान कि अशोक गहलोत सर्वोपरि नहीं है। राजस्थान में ये मैसेज विधायकों के अंदर और आम कार्यकर्ताओं के अंदर था, गहलोत ही कांग्रेस ही गहलोत राजस्थान में। उसको पहले भ्रम को तोड़ा जा रहा है, ये पहली कड़ी है। पहले कांग्रेस हाईकमान ये मैसेज विधायकों तक देना चाहता है कि अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि अशोक गहलोत ही निर्णायक है, अशोक गहलोत ही करता धरता है, तो ऐसा नहीं है। पार्टी हाईकमान करता धरता, लेकिन पार्टी हाईकमान की इतनी ताकत भी नहीं हुई कि वो अशोक गहलोत की जगह को हटाकर सचिन पायलट को रिप्लेस कर दे। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि जो विधायक है उनको अभी हाईकमान के प्रति इतना भरोसा नहीं है, अभी भी अशोक गहलोत के साथ विधायक ज्यादा है। तो ये रिस्क अभी मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला, इतनी रिस्क पार्टी कांग्रेस हाईकमान अभी नहीं लेने वाला।
वो जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे तब ये भी संभव हो सकता है, लेकिन अभी पहले कोशिश की जा रही है, फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। फाउंडेशन में ही तो सब फाउंडेशन की तैयारी में ही तो सचिन पायलट की भूमिका अहम है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 5 साल तक वही थे। सारे लीडर्स जो उनके साथ और जिन युवा लीडर्स को उन्होंने खड़ा किया वो सब अपने आप को अभी आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। भवानी बने रहिए। आज की मुलाकात में सचिन पायलट गुट के कई विधायकों ने भी अजय माकन के सामने अपनी बात रखी है। हमारे साथ में इस वक्त रामनिवास गावड़िया हैं, सचिन पायलट के समर्थक हैं, नागौर से जिले से आते हैं, विधायक हैं। रामनिवास जी, आप तो लगातार लंबे समय से जो मांग करते आ रहे थे, अब एक तो उसी पर सुनवाई हो रही है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव नोट है? बिल्कुल, देखिए हमने लगातार जो मांगे उठाई थी कि जिस तरह से सरकार में लोगों को तवज्जो मिलनी चाहिए, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए, और आज माकन साहब ने हम सब लोगों से 1 to 1 चर्चा करके उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा की, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें लगता है कि अब मसला हल होगा और उन तमाम बिंदुओं पे चर्चा होकर कुछ सार्थक परिणाम निकलेंगे। जो फील्ड के अंदर अफसर नहीं सुन रहे हैं, वो विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, ये बात आपने रखी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर आज लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, आज कोरोना का समय बीत गया, उसके बाद अगर आज मंत्री और अन्य चाहे कोई भी नेता हो, अगर आज नहीं सुन रहे हैं तो अधिकारी दफ्तर में बैठे किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पर लोगों की नहीं सुनवाई होगी। मुकेश बाकर काफ़ी लगातार इशू उठाते रहे और सवाल ज़मीन से जुड़े उठाते रहे कि कौन सी बातें हैं जो नहीं सुनी जा रही है। कई सारे इशू सचिन पायलट के समर्थक भी माने जाते हैं। मुकेश जी, आप तो लगातार हम देख रहे थे कि वो इशू उठाते रहे कि विधायकों की सुनवाई नहीं होती, अफसर विधायकों की नहीं सुन रहे, छोटे छोटे काम में मुश्किल आ रही थी, ये बात आपने रखी? देखो, इससे पहले भी हमने रखी, माकन साहब से हमेशा हमारी बात होती रहती है। आज भी जो हमारे कुछ मुद्दे थे उनको हमने रखा है और कुछ चीज़ों पर, कुछ मुद्दों पर काम हुआ है, कुछ जो बचे हुए माकन साहब ने भरोसा दिया सब चीज़ें सुन ली जाएगी, सबका निपटारा हो जाएगा। सब चीज़ें सुन ली जाएंगी, लेकिन ये यंग वर्सेस ओल्ड का आप देख रहे हैं डिवीजन पर। वही खबर ये है, भवानी सिंह से जानते हैं और डिटेल्स। आज रात को एक डिनर प्लान है भवानी। अशोक गहलोत जी ने सभी विधायकों और जो निर्दलीय हैं जो कि इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं सबको खाने पे बुलाया है। देखिए आनंद, अशोक गहलोत को ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि विधायक इस तरीके से उनकी सरकार की आलोचना करेंगे, उनके मंत्रियों की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाएंगे। वो ये मान के चल रहे थे कि विधायक ज़्यादातर उनके समर्थन में और ये बात करेंगे। कल ये कोशिश भी की गई थी, अशोक गहलोत के कई समर्थक नेता विधायकों को समझाते देखे कि किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाओं, उसके बारे में बताना है कि सरकार कैसे काम कर रही है। वो सारा मैनेजमेंट है वो फेल हो गया। तो जब विधायक 1 to 1 मिलने लगे, क्योंकि ये विधायकों के साथ एक साथ मुलाकात नहीं थी, 1 to 1 थी, तो 1 to 1 में 7 सवाल थे। 7 सवाल पे अजय माकन पूरी तैयारी करके आए थे, पूरा एक फॉर्मेट लेकर आए थे, 7 सवाल पूछना, और उसी के अंदर सब कुछ निकल गया। 7 सवाल में 3 बड़े सवाल थे। एक सवाल जिसमें ये पूछा गया था कि आपके प्रभारी मंत्रियों की परफॉर्मेंस क्या है, उसमें सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी कि प्रभारी मंत्री मीटिंग नहीं देते हैं, विधायकों से मिलते नहीं है। एक सवाल पूछा गया कि क्या सरकार रिपीट कैसे होगी, और वहीं सचिन पायलट का मामला आ गया। कहा कि सरकार रिपीट तब होगी जब गहलोत सचिन पायलट साथ में होंगे, सचिन पायलट जब तक साथ में नहीं होंगे रिपीट नहीं होंगे। कई विधायकों ने ये बात रखी। तो यही अशोक गहलोत को खल रही है। इसके लिए विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए अब डिनर डिप्लोमेसी हो रही है। विधायकों से वो भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे। उनको डर है कि ऐसा नहीं हो कि आज विधायकों ने ये जो नाराजगी जताई ये आगे जाकर और बड़ी हो जाए और सचिन पायलट के पक्ष में विधायकों की संख्या बढ़ जाए। ये डर लगातार अशोक गहलोत को सता रहा है। जी भवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। ये 7 सवाल किसके लिए 7.5 बनकर निकलेंगे यही देखना पड़ेगा। अगले 24 घंटों में कई सारी चीज़ें जो है वो प्रत्यक्ष होंगी राजस्थान पर और भवानी, और यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको खबरों में आगे रखेंगे। फिलहाल अखाड़ा में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और व्यक्ति की ओर जो कि अब बंगाल से चलकर पूरे भारत में एंटी मोदी प्लेटफॉर्म को लीड करना चाहती हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालने में सबसे ज़्यादा अगुवाई करना चाहती हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो दिल्ली दौरे से जुड़ा पर हैं, 3 दिन के दिल्ली दौरे पर। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर सियासी इरादे साफ कर दिए और कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश में खेला होगा, जिसके लिए
उन्होंने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ भी लंबी बैठक की। मुलाकातों का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज ममता बनर्जी की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा ममता बनर्जी डीएमके नेता कन्निमोळी से भी मिलेंगी। अमित पांडे लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे मीटिंग तो हो रही है, लेकिन इस मीटिंग से निकलेगा क्या, इसका निचोड़ क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने कहा मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, लीडरशिप कोई भी करे। तो कहीं उन्होंने क्या ये इशारा किया है कि तृणमूल कांग्रेस ग्राउंड वर्क करेगा, भले ही कांग्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर अगुवाई करे। अलग अलग डायनामिक्स है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ कैसे जुड़ेंगे, और जब प्रदेशों की बात आएगी तो हर राजनीतिक पार्टी, हर लोकल पार्टी जो है वो कांग्रेस का समर्थन करेगी या कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश जो रीजनल पार्टी है उसका समर्थन करेगी। ये डायनामिक्स आसान नहीं है अमित। देखिए, ममता बनर्जी बहुत सधी हुई नेता है और कहते हैं कि ना कि राजनीति में इशारा बहुत बड़ी चीज होती है। तो सबसे पहले उन्होंने ये चुनाव जीतने के बाद, इतना बड़ा चुनाव जीतने के बाद उनका पहला राष्ट्रीय तौर पे यहाँ पर दौरा है और यही कोशिश कर रही हैं कि पहले वो अलग अलग दलों का जो रुख है वो वहाँ पे कि आखिरकार तृणमूल कांग्रेस के बारे में सोचते क्या हैं। और अभी तक चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां हो, उनका लेकर ममता को रुख बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन जल्दबाजी में ममता बनर्जी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, अभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। इसीलिए आनंद, कल उन्होंने कहा था कि अभी नेता, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं, नेता के इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि पहले हम चुनाव लड़े। जिस तरीके से वो विपक्ष को दिखाना चाहती कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को बंगाल में हराया, उसी तरीके से विपक्ष उत्तर प्रदेश में हराए, पंजाब में हराए और अन्य राज्यों में लड़ाए। तो विपक्ष का मूड भापना चाहती है, विपक्ष की ताकत भापना चाहती है और इसीलिए वो अपने आप को अभी जमीनी कार्यकर्ता, सबको साथ लेने वाला शख्स बता रही पर है। अमित, ये जो समीकरण है, ये अगर 2024 तक बनना है तो फिर इसको दिखाना पड़ेगा, इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। लेकिन यहाँ तो आम आदमी पार्टी खुद कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी उतर रही है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी उतर रही है। तो वहां पर सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, कांग्रेस के खिलाफ भी खड़ी हो रही है। तो वहां अब तृणमूल कांग्रेस किसका समर्थन करेगी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इन प्रदेश के इलेक्शंस में साथ में लाना कहां आसान होगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी फिर अपना वर्चस्व बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में पहल करेगी। अगर उत्तर प्रदेश में वो बड़े हो गए तो फिर वो तृणमूल कांग्रेस से अपने आप बड़े हो जाएंगे। यही बात मायावती जी की भी है। देखिए, इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि पहले वो सबसे मुलाकात कर उनका मूड भापना चाह रही हैं। डीएमके से आज मुलाकात, डीएमके के कन्निमोळी से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से कल मुलाकात की थी। तो वो उससे आगे कि भाई दो विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच समन्वय क्या है और उनके बीच मुकाबला क्या है, इस कदम पर, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला होता है और इसमें कई दिनों, कई महीनों की इसमें बैकडोर नेगोशिएशंस और वार्ता का दौर चलता है। इससे पहले भी अगर आनंद आपको याद होगा, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा जब बना था तो इसी तरीके का गठबंधन देखने को मिला था। चुनाव के बाद उसकी जो तस्वीर थी वो ज्यादा साफ हुई थी। तो चुनाव से पहले वो सिर्फ अपनी इस राष्ट्रीय यात्रा से ममता बनर्जी यही भापना चाह रही है आखिरकार विपक्षी दल मेरे बारे में सोचते क्या है। और पहले कम से कम चाहे जैसे विपक्षी जीते, भले प्रदेशों में उनके आपस के बीच में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और समीकरण क्या हो। अगर हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में मुकाबले की बात करते हैं तो जदयू या वीआईपी जैसी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ भी खड़ी होती दिखती हैं। लेकिन चुनाव के बाद जैसे नतीजे आते हैं, आनंद, समीकरण, लेकिन यहाँ पर ये जो समीकरण बनने हैं, चुनाव से पहले बनने पड़ेंगे हमें, चुनाव के बाद नहीं। और दूसरी बात ये कि जिस कांग्रेस का सफाया तृणमूल कांग्रेस ने किया बंगाल से, वही कांग्रेस पार्टी क्या आज ममता बनर्जी की अगुवाई में लड़ना चाहेगी, नेशनल लेवल पर बीजेपी से टक्कर लेना चाहेगी? ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है। चलिए, कौन क्या सोचता है ये भी आपको बताते हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकातों के सिलसिले के बीच ममता बनर्जी ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा।
बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है, लेकिन कौन इसकी अगुवाई करेगा और किसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर तृणमूल कांग्रेस नेता शताब्दी रॉय ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर हमारे साथ बात करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद शताब्दी रॉय जी। मैम, किस तरीके से इस यात्रा को देखती हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सक्सेसफुल नहीं होगी? वो तो बोलेंगे, ऐसा कौन पार्टी बोलेंगे हाँ मेरे सिवा वो दूसरा सक्सेस हो गया। लेकिन ये तो सच है, रियलिटी बोल रहे, ग्राउंड रियलिटी यही है। पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए उसमें बीजेपी का ऑल ओवर इंडिया में उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, और वो शुरुआत वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने किए है। तो वो कैसे बोल रहे हैं जो नहीं होगा, त्रिपुरा भी हम लोग का आ जाएंगे, ऐसा तो है। बहुत सारे ऐसे ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी, जो भरोसा लोग करते ममता बनर्जी के ऊपर, वो तो रिजल्ट में दिखाई दिया और आगे भी दिखाई देंगे। कल सोनिया गांधी से मिली थी, अरविंद केजरीवाल से भी मिली थी, तो कहीं विपक्षी एकता की यह कोशिश कैसे आगे बढ़ी? प्रेस से भी कल मिली थी। हाँ, तो मैंने देखा दीदी ने यही कहा, जो लीडर मैं नहीं हूँ और लीडर कौन होगा वो भी डिसाइड करेंगे बाद में। और ऐसा नहीं है मैं लीडर नहीं, मैं कैडर हूँ, ये भी बताया। ऐसा नहीं है, आगे बीजेपी को हराना है तो सब इकट्ठा होना, अपोजिशन इकट्ठा होंगे। ये अपोजिशन के साथ बात इसलिए ही कर रहे, सब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी निकल आएगा। चलिए, आपने शताब्दी रॉय जी को तो सुना, अब रूपा गांगुली जी बीजेपी से जो हैं सांसद, वो क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर हमारे साथ बात करने के लिए रूपा गांगुली जी हैं, बीजेपी से, पश्चिम बंगाल से सांसद। मैडम, किस तरीके से यात्रा आप देखती हैं, क्योंकि तृणमूल कह रही है कि बीजेपी की हार का एक काउंटडाउन शुरू हो गया बंगाल में हार के बाद? पहले तो ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो लोग इलेक्शन के बाद ममता जी अगर इस तरह से जीत संभाल नहीं पाती, अगर जीत के खुशी में वो 150 लोगों को मरवा दिए हैं उनके लोगों ने, लाखों लोग घर से बाहर हैं, तो ये आपको जीत लगता है? अगर ममता बनर्जी अपने राज्य को संभाल नहीं पाती तो आपको लगता है इसमें दिल्ली वाले को, किसी पूरे भारत को, किसी को डरने की कोई सवाल है? विपक्षी एकता की बात आ रही, कल सोनिया गांधी से मिली, अरविंद केजरीवाल से मिली और आज डीएमके के नेताओं से मिलेंगी, तो आप ऐसे इस मूव को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो इतना ही सलाह देना चाहूंगी आपके जरिए कि वो अपने राज्य में जो मर रहे हैं उनके वजह से और उनके पार्टी के लोगों की वजह से पहले तो उनसे मिल ले, पहले उनके घर घर जाए, उनसे मिल ले। अपना घर संभल नहीं रहा, दुनिया को बचाने चले हैं, ऐसा कह रही है बीजेपी ममता बनर्जी जी से। अब दिलीप घोष जी क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। बंगाल में तो अकेली है, मैं ही हूँ बोलते हैं, और दूसरा कोई है ही नहीं, ना पार्टी में, ना सरकार में, ना किसी की बात सुनते हैं। दिल्ली में उनको लग रहा है कि अभी समय लगेगा, और राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता मोदी जी का बराबर नहीं है, बहुत बने हैं सब, तो उस जगह को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी आए हैं। लेकिन जो पार्टियों को लेकर 19 में उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उसका परिणाम सबके सामने है। फिर एक बार वही परिस्थिति आ रही है। तो सबका यही कहना है कि कयास लगाइए, कोशिश करते रहिए, पर होना कुछ नहीं है, क्योंकि आपने 2017 में ट्राई किया, 2019 में ट्राई किया, अब आप 21 में भी लगे हुए हैं, लगे रहिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के अलास्का में समुंदर के अंदर 8.2 की तीव्रता का भूकंप आया है, और जिसके बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसे उत्तर अमेरिका में 1965 के बाद, यानी करीब 56 साल बाद आया सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। ये सतह से कम 35 किलोमीटर नीचे ज़मीन के अंदर, समुद्र के अंदर ये इसे रिकॉर्ड किया गया है। और इसके 6 या 7 आफ्टर शॉक्स आए हैं, जिसमें 2 जो हैं वो रिक्टर स्केल पर 6 से ऊपर हैं, और जिसकी वजह से अब जापान और न्यूजीलैंड के तटीय इलाकों में भी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं सुनामी का असर वहां तक तो नहीं आता। जनक दवे जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी जनक। देखिए, अभी ये जो भूकंप के झटके हैं वो बेहद तगड़े आए। 11:45 11:45 के आसपास ये अर्थक्वेक का पहला झटका है, वो
8.2 तीव्रता पर था, और उसके बाद जो आफ्टर चला है उसको, वो जो आफ्टर क्वेक थे वो 6.2 और 6.1 के आसपास, और जो उसका एपी सेंटर वो बताया गया है वो डिलिंघम के पास, अलास्का के पास बताया। तो अगर आप उस एरिया को भी देखें तो वो उल्टा वी की तरह अगर देखें तो ऐसे में जाहिर सी बात है 8 के ऊपर जब 6 के ऊपर जब भी इस तरीके के भूकंप आते हैं और वो भी समुद्री तट में जब होते हैं तो जाहिर सी बात है बड़ी सुनामी इसको लेकर आते हैं। और इससे पहले भी जब भूकंप आए तो ऐसे में बड़ी सुनामी के तौर पर इसका असर देखने को मिला। तो चाहे आप अलास्का पूरा है उस इलाके को भी अगर गौर से समझे तो अलास्का से लेके आपको समझना होगा सैन फ्रांसिस्को से लेके पोर्टलैंड का जो ऊपर का इलाका है वहां से सारे इलाकों में जो अभी वेदर वॉच ग्रुप ने जो अलर्ट दिया है उसके मुताबिक उन सब पोर्टलैंड कह लीजिए, सैन फ्रांसिस्को कह लीजिए, वैंकूवर कह लीजिए, ये पूरा इलाका है, वो सारे के सारे इलाके हैं जहां पर ये इसकी जी। और जो चित्र हम हमारे दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं जनक, उसमें आप देख सकते हैं कि इसका असर जो है दोनों तरफ फैलेगा। तो अमेरिका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक इसका असर होगा, और दूसरी तरफ आप देखें नीचे आपके स्क्रीन के बाईं तरफ न्यूजीलैंड, फिजी आइलैंड्स, और उधर वहां पर ऑस्ट्रेलिया भी है, और ऑस्ट्रेलिया के उस तरफ जापान, और कहीं ना कहीं चीन, फिलीपींस, वहां पर भी इसका असर हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा और दूर हैं। इमीडिएट जो रेडार पे आते हैं तो वो अमेरिका के कुछ तट हैं, फ्लोरिडा, साउथ में जाकर अगर आप मेक्सिको देखेंगे और फिर वहां पर पनामा, और उस तरफ फिर दक्षिण अमेरिका के कई देश हैं, पेरू और कोलंबिया और बाकी वहां के जो तट हैं वहां पर इसका असर दिख सकता है। ये इन चित्रों से आप देख सकते हैं। जो एपिसेंटर है वहां पर आप देखिए आपके स्क्रीन पर टॉप पर कॉर्नर पर तारा लगा हुआ है गोल्डन कलर का, वही एपिसेंटर है, समुंदर में हुआ है, इसलिए सुनामी का असर और तेज हो सकता है। और 8.2 है रिक्टर स्केल पर। तो सबसे निकटतम उस तरफ चीन और रूस के तट हैं, एक तरफ अटलांटिक के और दूसरी तरफ अगर आप देखें पैसिफिक के, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उधर वहां अमेरिका के ही जो तटीय इलाके हैं, कैलिफोर्निया और उस तरफ, वहां पर भी इसका असर हो सकता है। जनक दवे अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत महासागर में ये भूकंप जो आया है वो उसका असर दोनों तरफ हो सकता है, पूर्वी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और दूसरी तरफ जनक चीन, रशिया के कुछ इलाके, तटीय इलाके हैं, और फिर नीचे अगर जाएं तो फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं ना अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से और कहाँ पे असर होगा। कैमरामैन अनूप ये मेरे पास आएंगे, और उसके बाद देखिए ये भूकंप जहाँ पर आया, ये प्रशांत, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेड लाइन पर आपको यहाँ भूकंप का झटका महसूस हुआ। और उसके बाद ये पूरी जो रेड लाइन ये यूएस की जो वेबसाइट है उसकी ऊपर जो ऑफिशियली जो नेशनल वेदर सर्विस की ओर से जारी की है, तो ये पूरा इलाका है। शुरुआत में जब 8 की ज़्यादा जब तीव्रता आई तो ये जो इलाके हैं वहां पर इसका पहला असर होगा, और उसके बाद ये फैलता हुआ जिस तरीके से आप कहते हैं, चाहे वो रशिया का हिस्सा कह लीजिए, चाइना का हिस्सा कह लीजिए, फिलीपींस कह लीजिए, या फिर ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका है यहाँ पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और लगातार जो आफ्टर शॉक्स हैं वो तगड़े हैं। अमूमन जब एक बार उसकी तीव्रता बाहर निकल जाती है, पहला जब झटका आया और उसके बाद 8.1 पर आया, उसके बाद बैक टू बैक 10 मिनट के भीतर वैसे तो 6 से 7 आए, लेकिन जो तीव्रता आई गई पहले धमाके में, जब उसका पहला ही क्वेक आया तो सबसे ज़्यादा उसकी ऊर्जा निकल जाती है। लेकिन आफ्टर शॉक में भी अगर 6.1 और 6.2 अगर आती हैं तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये पूरा जो इलाका है वहाँ पर इसका असर सबसे ज़्यादा होगा। और सुनामी आएगी तो पहले कैसे होगी, तो ये इलाके में या ये साइड के जो इलाके हैं, या वैंकूवर के लिए ये बाकी जो इलाके हैं यहाँ पर, उन जगहों पर सबसे ज़्यादा असर पहले होगा, क्योंकि यहाँ से जो पानी है वो इस तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो जाहिर सी बात है इन इलाकों में अब से 3 घंटे से लेके 6 घंटे, 12-15 घंटे जब नीचे तक जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तब वो 15-18 घंटे की बात की जा रही है। लेकिन शुरुआत में जो हिस्सा है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सुनामी का असर होगा, इस तरीका का अभी आकलन लगाया जा रहा है। देखिए कनाडा में वो जो तटीय इलाके हैं, कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। उस तरफ अगर आप रूस की भी अगर बात करें और चीन की भी बात करें, वहां पर अब सायरन सुनाई दे रहे हैं, वार्निंग्स आ चुके हैं। ये अभी ताजा विजुअल्स आए हैं जनक। और सबसे बड़ी बात है कि ये वार्निंग सिग्नल्स इसलिए कि सब जो है अपने अपने नाव को छोड़कर तट पे आ जाएं और तट पर भी काफी दूर से दूर चले जाएं। ये सुनामी की चेतावनी का सायरन बज रहा है।
सकता है। अर्थक्वेक के बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन सुनामी के बारे में प्रिडिक्शन, वो भी जब उसकी रिक्टर स्केल की मात्रा आती है तो एक कैलकुलेशन एक स्पेसिफिक होता है कि अगर आप 6 से ऊपर जाते हैं तो उसका पानी के सतह पर कितना असर होगा, किस तरीके का आएगी, सुनामी कितनी पावर के साथ आएगी, वो एक स्टैटिस्टिक्स होता है, वो आकलन होता है और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में एक आकलन के साथ जा रहा है कि ये जो तटीय इलाके जो यहाँ पर हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर हो सकता है। तो इन इलाकों में पहले 8.1 जब पहला उसका रिक्टर स्केल पर जब तीव्रता नापी गई, उसके बाद लगातार 6.1, 6.2 और उसके बाद इस तरीके से उसकी तीव्रता कम हुई। तो अब असर उसका ज़्यादा होगा, सुनामी का असर अगले 3 से 6 घंटे में इसका असर आने वाले समय में आसपास की और ये जहां पर ये भूकंप आया है वहां पर जो सतह पर जो है और उसके नीचे पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं, जियो उसको कहा जाता है, ये प्लेट्स वहाँ पर मेल खाती हैं और जब ये एक दूसरे के ऊपर रगड़ होती है तब इस तरह का अर्थक्वेक जो है वो ट्रिगर होता है। लेकिन 56 साल बाद इस लेवल का अर्थक्वेक वहाँ पर हुआ है, भूकंप वहाँ पर आया है और जिसका असर जो है आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। सुनामी का अलर्ट इसीलिए आप देख सकते हैं, सुनामी का अलर्ट सब जगह जारी कर दिया गया है, सायरन भी बज रहे हैं। जनक, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और यहां भारत में बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से आ रही है। धनबाद में बुधवार को सुबह एक ऑटो ने धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मार दी और इन तस्वीरों को जो से साफ पता लगता है कि जानबूझकर ये टक्कर मारी गई। इस हादसे में बुरी तरह घायल जज उत्तम आनंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये महज हादसा था या फिर ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी और फरार हो गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज साफ दिखा रहा है कि सड़क के किनारे जा रहे उत्तम आनंद के पास वो पहुंचते ही ऑटो तेज़ी से उनकी ओर मुड़ा और टक्कर मारने के बाद फिर सीधा होकर वहां से आगे बढ़ गया। घटना के बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और छानबीन की। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे ऑटो के को गिरिडीह से बरामद करने और ऑटो ड्राइवर के समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है, जबकि ऑटो के मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तम आनंद कई बड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिनमें वहां के कई गैंगस्टरों और आपराधिक छवि वाले लोगों के मामले भी शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का ऐलान किया है। एसआईटी में एसपी सिटी, सिदरी के डीएसपी समेत 8 पुलिस अफसर शामिल हैं। साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप। हम बस यही, हम लोगों का यही मांग है कि इनका जो भी हो जांच हो। एक अच्छे पद पे थे, एक न्यायाधीश थे, एक एडीजी थे, इनका हेमंत सरकार से हम लोग जांच कराने के लिए बोलते हैं, सीबीआई की जांच करावे और जितना जल्द से जल्द हो इस पे एक फैसला सुनाए। जज उत्तम आनंद सुबह की दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, जहां पर जाकर इनको पीछे से ये ऑटो जानबूझकर दिख रहा है रास्ता बदलकर तेजी से और फिर टक्कर मारकर फिर आगे बढ़ जाता है। बीजेपी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड के। नमस्ते, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है ये सोची समझी साजिश है? बिंदु है उन पर गहराई से और बारीकी अनुसंधान के लिए एडीजी अभियान श्री संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा इसका पूरा जो एसआईटी का कमान है वो एडीजी अभियान श्री संजय आनंद लाटकर को दिया है। उनके नेतृत्व में आगे का जो अनुसंधान है और घटना से संबंधित जो विभिन्न पहलू है उनका सखोल और बारीकी से अनुसंधान किया जाएगा और जो भी आगे फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से अग्रतर कार्रवाई इसमें की जाएगी और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा और जो फैक्ट्स आएंगे उसको समय समय पर हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो मतलब ये एक्सीडेंटल नहीं है, इंटेंशनल है, ऐसा कुछ? इसको छोड़ दीजिए ना, ये सब इस पे नहीं ना, अभी मैं अनुसंधान की बात इस पे नहीं बता सकता ना, बस इतना, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इतना ही है बॉस।
साफ दिख रहा है कि उस ऑटो के अंदर 2 लोग थे और उनको पता था कि ये कौन जा रहा है। सुबह की दौड़ लगा रहे हैं, इनको टक्कर मार के चले गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुबोध कांति सहाय जी हमारे साथ हैं। नमस्ते दीपक प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे? ये हादसा तो नहीं दिख रहा, सोची समझी साजिश है जज को टक्कर मारने की, उनको मरवाने की? ये जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था वहां पर लगातार ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और 3.5 करोड़ जनता आज असहाय महसूस कर रही है। अब तो न्यायाधीश भी वहां असुरक्षित हैं और न्यायाधीश जी के साथ जो घटना घटी है धनबाद में, जो उनकी मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, वहां पर एसआईटी जांच करने का जो आदेश है वो कुल मिलाकर के आईवास है, आईवास। इसीलिए अविलंब तुरंत राज्य की सरकार को सीबीआई जांच करने की अनुशंसा करे, क्योंकि राज्य की जनता को अब राज्य की झारखंड की पुलिस से विश्वास उठ गया है। जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ नरसंहार की घटना घटी, 1 साल के अंदर 2500 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना घटी, ये बात साबित करता है। आप ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं सुबोध कांति सहाय जी, लेकिन अभी अपडेट से मैं जानना चाहूंगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन अभी अपडेट ये है कि 2 जो ऑटो ड्राइवर हैं, वो पुलिस का कहना है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑटो को भी गिरिडीह इलाके से जब्त कर लिया गया है। अब झारखंड हाईकोर्ट है, उन्होंने अब आदेश दिए हैं कि इसकी जांच पड़ताल जल्द से जल्द हो और उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट खुद इस इन्वेस्टिगेशन को दिन ब दिन डे टू डे बेसिस पर मॉनिटर करेगा और पुलिस को भी ये कहा गया है कि अगर उनकी पड़ताल सेटिस्फैक्टरी नहीं रही तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। सुबोध कांति सहाय जी, तो आप सही कह रहे हैं। मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के जो संज्ञान लिया है जिन्होंने सो मोटो, उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और ये निश्चित तौर पे जज साहब की हत्या है, इसमें कहीं 2 राय नहीं है। जितना एज ए लेमैन भी मैं कर सकता हूँ कि हत्या हुई है और हत्या के पीछे कोई बड़ा साजिश जरूर रहा होगा। कोई उस इलाके में, धनबाद इज ए फुल ऑफ माफियाज जिसको कहा जाए, कि वो इलाका ही इस तरह का रहा है। रहा सवाल कि पुलिस और ये प्रशासन, जब कोर्ट ने खुद ही मॉनिटर करने का फैसला लिया है, तो इसके बाद कोई चीज बच नहीं जाएगा। और जो तत्परता पुलिस ने दिखाई है कि ऑटो और 2 ड्राइवरों को पकड़ा है, मेरे ख्याल से आज न कल इसके पर्दाफाश होंगे। और हाँ, सवाल झारखंड के शासन प्रशासन का, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी झारखंड की सरकार को तो जुमा 8 दिन हुई है, जबकि 1.5 साल कोरोना में गुजरे हैं। लेकिन जो 17-18 साल राज किए, वो अपना लेखा जोखा अगर ले लें, तब हम समझते हैं कि ये सवाल उठाने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी कि आज झारखंड इतना पिछड़ा क्यों रह गया। आज यहाँ पे कोई भी रोजगार के अवसर क्यों नहीं बन पाए, आज यहाँ कोई भी इंडस्ट्री क्यों नहीं चल पाया, आज यहाँ पर 12,000 उद्योग बंद पड़े हुए हैं। जबकि जब बिहार से हम लोग अलग हुए थे तो ये सरप्लस राज था, एक पूरी तरह से सुखी संपन्न औद्योगिक राज था। तो ये क्या हुआ है, ये घटना, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी जो हेमंत सरकार है उससे नहीं मांगी जा सकती है। जो परंपरा स्थापित किया 18 वर्षों में, उसी का देन हम भुगत रहे हैं। हकीकत है, लेकिन ये एक बड़ी घटना है और इस घटना में जितना संवेदनशील भाजपा होगी उससे कहीं ज्यादा हम लोग हैं। ये परिवार के हमारे थे जिनकी हत्या हुई है, हमारे व्यक्तिगत जानकार परिवार के थे। इसलिए मैं आपकी भावना के साथ हूँ और बधाई देना चाहता हूँ फिर हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। काश इसी तरह से कानून व्यवस्था पे कोर्ट एक्ट करे तो मुजरिम और साजिश करता। पर कहीं ना कहीं ये जो आरोप है दीपक जी, अब आप क्या कहेंगे? सुबोध कांति सहाय जी कहते हैं कि ये तो विरासत में आई है, ये माफिया को जगह जो दी है उन्होंने दी है, जिनके करीब पिछले 2 दशक तक वहां पर सरकार थी। उनका सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं, 60 साल तो देश में कांग्रेस की सरकार थी
आज ये सवाल कांग्रेस से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि देश के आज ये हालात करने में कांग्रेस दोषी है क्या? अगर है तो फिर आप इस प्रकार का आरोप लगा करके अपने आप कांग्रेस की तस्वीर को विकृत करने का काम कर। नहीं, पर वो तो प्रदेश झारखंड की बात कर रहे हैं कि झारखंड में जो हुआ, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो साफ ये भी। हाँ जी, जी बोलिए। जी, मेरा ये कहना है कि आज जब से ये सरकार आई है, केवल इनके पास खनिज संपदा की तस्करी और खनिज संपदा से अवैध कमाई के अलावा इन्होंने कुछ किया है क्या? एक भी उदाहरण दे दें विकास के लिए कि मैंने 1 किलोमीटर सड़कें बनाई है, एक भी ब्रिज बनाया हो, एक भी बंद उद्योग को खोलने का काम किया हो। ये इनका नियुक्ति वर्ष है, इसमें सिर्फ 1 वर्षों में 400 लोगों को नियुक्त किया है महाराज। इसलिए मैं बहुत विनम्रता के साथ करता हूं कि ये सरकार के पास न नियत है, न नीति है, न नेतृत्व के पास इनके पास क्षमता है काम करने का। पर देखिए, अभी तो फिलहाल इस विषय को झारखंड हाईकोर्ट ने ही संज्ञान में लिया है और कहा है कि डे टू डे इसे मॉनिटर करेंगे। सुबोधकांत सहाय जी और दीपक प्रकाश जी, धन्यवाद हमसे यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर बात करने के लिए। अखाड़ा में वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का, विदा लेने का, लेकिन खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। अर्पिता के साथ बने रहिए।